तकनीक बताती थी। चलिए कौसर मजीदी साहब आपके पास आ रहे हैं, सरकार का निर्णय किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। मैं अपनी शुरुआत इस बात से करूंगा कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। उमेश जी, वास्तविकता ये है कि कोई भी सरकार प्रोजेक्ट लाती है, कार्य लाती है, तो उसका बाकायदा एक प्रस्ताव आता है और उस प्रस्ताव के तहत काम होता है। हमारे बीच में पूर्व विधायक जी मौजूद हैं, 5 साल तक विधायक रहे और ये अच्छी तरीके से जानते हैं, बगैर प्रस्ताव के शासन किसी चीज़ का धन आवंटित नहीं करता है। कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल का मामला हो या रामलीला मैदान वाला जो मामला आया है, दोनों जानकारियां आई हैं, मैंने इनकी स्टडी की है जिस समय ये मामला आया था। अच्छा, चूंकि सबसे बड़ा मसला ये है कि राजनीतिक दल जो भी हैं वो जो राजनीति करते हैं तो उनके पास भी ब्रांड होता है, किसी वर्ग का, किसी समाज का, किसी समुदाय का, और ये सर्वविदित है, ये सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई विशेष तौर से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जो कब्रिस्तान वाला मामला आया था, चूंकि उस ज़माने में बड़ी शिकायतें आ रही थी और आज भी शिकायतें आती हैं कि कब्रिस्तान की ज़मीन पे कब्जा हो गया, यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, तो एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया था कि ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि मतलब ये चिन्हित हो जाए कि ये जगह कब्रिस्तान की है, तो इसमें मतलब जो है लोग अतिक्रमण न करें। उसी तरीके की लगभग चीज़ें रामलीला मैदानों के बारे में भी आ रही थी कि लोग उस पर कब्जा कर लेते थे, अतिक्रमण कर लेते थे, वो ज़मीनें बेचा करते थे। तो अब चूंकि चाहे कब्रिस्तान को मानने वाला व्यक्ति हो, चाहे रामलीला मैदान को मानने वाले व्यक्ति हो, अंततोगत्वा वो दोनों भारत के नागरिक हैं। अब चूंकि मसला इसमें ये आता है ना कि अब हमको उनके काम का विरोध करके अपने वोट बैंक को भी साधना है, उनके काम का विरोध करके हमको अपने वोट बैंक को भी साधना है। और जो तीसरा आपने प्रश्न किया, बहुत जो बात आपने कही कि रामोत्सव के नाम पर सरकार ने 100 करोड़ का बजट आवंटित किया, सरकार ने रामोत्सव के नाम पर 100 करोड़ का बजट नहीं आवंटित किया है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि नागरिकीय सुविधाओं के लिए जो नागरिक वहां पर दर्शन करने के लिए जाएंगे या जो भी काम होंगे, ये उन नागरिकों के लिए किया गया है। अब संयोगवश वो नागरिक किस धर्म के हैं ये एक अलग बात है, लेकिन मजीदी साहब उसके लिए अतिरिक्त बजट रखा गया है जो वहां पर नागरिक पहुंचेंगे उनकी सुविधाओं के लिए, और वहां पर जो उनको सुविधा मिले और अयोध्या का विकास हो उसके लिए अलग बजट रखा गया है। 1 साल तक प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामोत्सव का कार्यक्रम चलेगा, उसमें भंडारे आयोजित किए जाएंगे, उसमें धार्मिक कीर्तन होंगे, उसमें तमाम कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे, उसके लिए 100 करोड़ का बजट अलग से रखा गया। खैर ये चर्चा का विषय, मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूं। चलिए प्लीज। मैं किसी दल का प्रवक्ता नहीं हूं, ना मैं किसी दल का विरोधी हूं, लेकिन एक बात मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी के सरकार के तहत ये आयोजन किया जा रहा है या बजट आवंटित किया जा रहा है, उन्होंने अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें ये सारी बातों को लिखा था कि हम इस आधार पर करेंगे, तो वो तो पहले से कह चुके हैं, कर रहे हैं, तो अब इसमें किसी को बुरा मानने की आवश्यकता नहीं, ना किसी को विरोध करने की। इसी बात पर उन्होंने जनता का विश्वास हासिल किया, जनता से विश्वास मत लिया और वो कार्य कर रहे हैं। ठीक है, जनता का विश्वास हासिल किया और यही वजह है कि अब वो आगे अपनी चीजें बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल साहब ये है कि कभी मूर्ति को लेकर राजनीति, कभी कब्रिस्तान को लेकर राजनीति, कभी नाम बदलने को लेकर राजनीति, कभी रामलीला मैदान को लेकर राजनीति। क्या धर्म और जात से अलग हटकर विकास के एजेंडे पर राजनीति नहीं हो सकती है, विकास के एजेंडे पर बात नहीं हो सकती है? आज आप स्कूलों की व्यवस्था देखिए, अभी पिछले दिनों मात्र 4 से 5 दिन पहले की बात है जब स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया, ठीक उससे पहले की लखनऊ राजधानी जैसे शहर में जो सरकारी स्कूल थे वहां बच्चे कांपते हुए पहुंच रहे थे, उनको स्वेटर नहीं मिल पाया था। जो बजट जारी किया गया था कि अभिभावकों के पास पैसा पहुंचेगा और उन बच्चों को स्वेटर और गर्म कपड़े दिलाए जाएंगे, वो बजट नहीं पहुंचा था। क्या पहले उस पर चर्चा करना जरूरी नहीं है? उसके अलावा आप देखिए सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा क्या है, वहां पर कैसे वेंटिलेटर नहीं मिलता है, वहां पर कैसे स्ट्रेचर नहीं मिलता है, वहां पर कैसे ऑक्सीजन नहीं मिलती है। क्या पहले उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है? जो विकास का एजेंडा है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है? रोजगार का मसला है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है? कौसर मजीदी साहब देखिए, आपने जो बातें कही तो अब ये तो बिल्कुल सही बात है कि ये रोजगार और विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर
ये सारी चीज़ें आवश्यक चीज़ें हैं और ये नागरिकीय अधिकार हैं। लेकिन अब ये नागरिकों को समझना है ना कि उनको ये चाहिए कि नहीं चाहिए। मैंने सबसे पहले इस बात को कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि प्रत्येक राजनीतिक दल अपनी अपनी बात को बता रहा है, अपना अपनी विचारधारा लेकर के आ रहा है, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। अब तो ये आपको सोचना है ना कि आप किसको चुनते हैं, आप क्या चाहते हैं। आप देखिए, आप जो चाहेंगे सरकार आपको वो देगी, राजनीतिक दल को वो देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सरकार की सोच क्या है? सरकार की सोच पहले कब्रिस्तान और रामलीला मैदान होनी चाहिए, या सरकार की सोच या सरकार के एजेंडे में पहले स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी होनी चाहिए? देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी ये तो बिल्कुल मूलभूत अधिकार हैं, इस पर भी काम होना चाहिए। और जो दूसरी बात ये है कि संस्कृति पर, अब अगर संस्कृति पे काम न किया जाए तो फिर संस्कृति मंत्रालय का गठन क्यों किया गया है? अगर धर्मार्थ कार्यों पर काम न किया जाए तो धर्मार्थ कार्य मंत्रालय का गठन क्यों किया गया है? या तो पहले ये मंत्रालय समाप्त किया जाए। देखिए, सब पर फोकस करना चाहिए सरकार को। अब किस पे कम कर रही है, किस पे ज्यादा कर रही है, ये सरकार जाने और जनता जाने। ठीक है, रघुनंदन भदौरिया जी के पास बहस करना, चर्चा को आगे खींचना, विषयांतर करना, ये अलग विषय है। लेकिन सवाल फिर से एक बार आकर के वहीं टिक जाता है। देखिए, इतनी देर चर्चा हुई, इतनी देर बहस हुई, लेकिन फिर वो धर्म और जात के इर्द गिर्द ही घूमी ना। मेरा सवाल यही है कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति धर्म और जात के इर्द गिर्द ही रह गई है? विकास कोई एजेंडा नहीं बचा है। विकास से इतर चर्चा क्यों की जाती है? कौसर मजीदी साहब, आपके पास आ रहा हूं। क्या धर्म के बिना उत्तर प्रदेश में राजनीति संभव नहीं है क्या? कोई भी दल हो, मैं कांग्रेस की भी बात कर रहा हूं। 2006 में अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्थापना भी की गई थी यूपीए सरकार में, और उसके बाद से लगातार जो बजट जारी किया जा रहा है वो सरकार के हिसाब से जारी किया जा रहा है। अगर हिंदुत्व की बयार है तो उस हिसाब से बजट जारी किया जाएगा अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए, जिस तरीके किया गया, क्योंकि संकेतों की राजनीति होती है और बजट के जरिए किसे संदेश दिया जाता है ये किसी से छिपा नहीं है। मजीदी साहब, देखिए, बड़ा गंभीर और बड़ा जज्बाती प्रश्न उमेश जी आपने किया है। मैं तो ये शब्द अल्पसंख्यक का हमेशा विरोधी रहा हूँ कि अल्पसंख्यक क्या होता है और बहुसंख्यक क्या होता है। हमारे देश का संविधान जब सबको बराबरी का अधिकार देता है, समता का अधिकार देता है, तो इसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वाद लाना ही संविधान को कहीं ना कहीं से संविधान को मुंह चढ़ाने के समान है। दूसरी बात, प्रश्न इस बात का ये है कि ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि आपको अल्पसंख्यकों के लिए विशेष बजट जारी करना पड़ा? इसका मतलब इससे पहले जो भी थे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, इससे पहले जो भी थे उन्होंने इस तरीके की राजनीति की, उन्होंने इस तरीके से काम किए कि अल्पसंख्यक हाशिए पे चले गए। इसीलिए तो भाई, जब कोई समाज कमजोर हो जाता है तभी तो उसके लिए कोई विशेष उपबंध लाए जाते हैं। तो ये भी आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसे काम किए जिससे वो समाज हाशिए पे चला गया और उसको लेकर राजेश यादव जी से लेंगे। सर, थोड़ा सा और जोर देना चाहता हूँ जल्दी करिए। अभी एक प्रश्न और आया था कि मतलब जो है अस्तित्व पे किसने हलफनामा दिया, किसने नहीं लगाया। मैं एक शेर कहना चाहता हूँ अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का, है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। राम के अस्तित्व पर इस देश को कल भी नाज था, आज भी नाज था, और जो लोग इस नाम का दुरुपयोग करते हैं वो निश्चित रूप से बड़ा गलत काम करते हैं। जब कौसर हसन मजीदी जैसे शख्स ऐसे शेर पढ़ते हैं ना, और ऐसे राम की इबादत में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो कई दल ऐसे हैं जिनकी राजनीति हाशिए पर चली जाती है, या यूं कहें कि शून्य पर चली जाती है। राजेश यादव जी, आपके पास आ रहे हैं।